हेलो क्लास। आज की क्लास में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसमें हम गैस मॉलिक्यूल के मोशन पे जनरली ध्यान देंगे कि उनकी कलेक्टिवली वेलोसिटी क्या होगी, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगी, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होगी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड बाकी सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, बिकॉज इस चैप्टर में बहुत सारे अजम्पशंस किए जाएंगे, हम सबसे पहले समझते हैं मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को विद द मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर। तो किसी मॉलिक्यूल के नेचर को कैसे हम समझे, उसके लिए भी बहुत सारे हाइपोथेसिस दिए गए थे। तो सबसे पहला जो हाइपोथेसिस था वो था एटॉमिक हाइपोथेसिस, कि मैटर कंसिस्ट करता है एटम से। एटम्स क्या होते हैं? टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो कॉन्स्टेंटली मूव कर सकते हैं। अगर पुराने टाइम पे देखा जाए तो ग्रीक्स ने प्रपोज किया था कि जो मैटर होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, ठीक है, वो डिसकंटिन्यूअस होता है। उसको हम अलग अलग पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। पहले हर चीज लगता था कि कंटिन्यूअस है, फिर ग्रीक्स ने प्रपोज किया कि नहीं, वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो डिसकंटिन्यूअस है। एंड देन उसके बाद डेल्टन एटॉमिक थ्योरी आई थी। एंड डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में डेल्टन ने समझाया था कि एटम्स बहुत टाइनी पार्टिकल है जिसको हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते हैं। उसकी प्रॉपर्टी होती है कि एटम कैन नॉट बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, ठीक है ना। एटम को और सब पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, ये सबसे छोटा पॉसिबल चीज है जो किसी भी मैटर के अंदर हो सकता है। तो ये सब चीजें हमने एटम्स के बारे में जाना था। गैस के लिए जो पहला लॉ आया था वो गे लुसैक लॉ आया था, कि जो गैस का वॉल्यूम है, वॉल्यूम रेशो रिलेट होता है स्मॉलर इंटीग्रल रेशो से। गैस वॉल्यूम रेशो रिलेट टू स्मॉलर इंटीग्रल रेशो। तो ये पहला गैस के ऊपर जो लॉ आया था वो गे लुसैक लॉ कहते हैं। एंड वो ये कहता है कि गैस का जो वॉल्यूम का रेशो होता है वो रिलेट करता है छोटे छोटे इंटीजर के रेशो से। आगे चलते हैं, इसके बारे में आगे और डीपली डिस्कस करेंगे। उसके बाद एवोगाद्रो का लॉ आया था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सबसे पहली चीज, अगर किसी गैस की वॉल्यूम को हमें डिफाइन करना होता है तो हम कंटेनर्स लेते हैं, ठीक है। अगर दो कंटेनर में इक्वल वॉल्यूम पे गैस है तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी सेम होंगे। ओके, इसका मतलब ये कि V1 बाय V2 किसके इक्वल होगा? जितने गैस मॉलिक्यूल्स इसमें होंगे N1 डिवाइडेड बाय N2। एंड इसी को बोलते हैं एवोगाद्रो लॉ, ठीक है। तो ये सब था अबाउट गैस मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स के बारे में आ जाते हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है? जब दो एटम या उससे ज्यादा एटम एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। कोई भी मैटर जो एक से ज्यादा एटम से मिलके बना होता है उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल को देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। मॉलिक्यूल्स को अगर देखना हो हमें तो हम किसका यूज करेंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। एंड यहाँ पर हम एक और टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं जिसको कहते हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। दो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो डिस्टेंस इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहा जाएगा। दो लिक्विड के बीच में ये डिस्टेंस और कम हो जाता है, एंड सॉलिड्स के बीच में तो ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होता है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में वेरी करता है। एंड दो किसी भी मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहलाता है। ये सब टर्मिनोलॉजीज है जिसके बारे में हम जान रहे हैं, जो इस चैप्टर में आगे यूज आने वाली है। तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। डायनेमिक इक्विलिब्रियम इन गैस, ठीक है। तो गैस में क्या होता है, कोई भी इक्विलिब्रियम कभी नहीं बन पाता है। एंड वो किस लिए नहीं बन पाता है? बिकॉज हम एज्यूम करके रखते हैं कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कभी भी रेस्ट में नहीं आते, वो कंटिन्यूअसली रैंडम मोशन में होते हैं। एंड मोशन में होने की वजह से ये गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअसली कोलाइड भी कर रहे होते हैं, एंड उनकी स्पीड जो हो रही होती है वो चेंज हो रही होती है। सबकी स्पीड भी सेम नहीं रहती है।
ओके, तो ये था अबाउट डायनामिक इक्विलिब्रियम इन गैस। अब हम जानते हैं कि एटॉमिक थ्योरी जो है वो कंप्लीट नहीं थी, क्योंकि जो डेल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि कोई एटम है उसको हम और फर्दर तोड़ नहीं सकते, ये सबसे स्मॉलेस्ट चीज होती है। बट रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट इन सब से हमें पता चला कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है एंड उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो जो एटॉमिक पार्टिकल है वो एटम की जगह इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट चीजें जो कि जनरली होती है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन भी अब दूसरी चीजों से मिलके बना हुआ है, ये हमें पता चला। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मिलके बने होते हैं क्वार्क नाम के पार्टिकल से। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी सबसे छोटी यूनिट नहीं है, इनको और भी तोड़ा जा सकता है। अब एटम्स के बारे में खाली ग्रीक्स को ही नहीं पता था, इंडियंस को भी बहुत अच्छी नॉलेज थी। ठीक है, एंड पुराने जमाने में इंडियन एटॉमिक पिक्चर इन एंशिएंट टाइम्स, पुराने जमाने में इंडियंस भी क्या करते थे, एटम को पिक्चर करते थे, मेमोराइज करते थे। ठीक है, एटम्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखते थे जो हमारी पुरानी टेक्स्ट बुक्स में लिखी गई है। एटॉमिक प्रॉपर्टी एस्टिमेट इन एंशिएंट टेक्स्ट क्लोज टू मॉडर्न वैल्यू। जितनी भी हमने एटॉमिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो बिल्कुल जैसे आज के टाइम पे परफेक्ट कैलकुलेशन करने के बाद आई है, पुराने टाइम पे हमने वो वैल्यूज ऑलरेडी निकाल के रखी हुई थी। अब हम जानते हैं अबाउट बिहेवियर ऑफ गैस। ये चैप्टर काइनेटिक थ्योरी है, बट इसमें हम सबसे ज्यादा गैस मॉलिक्यूल पे ही फोकस करेंगे, बिकॉज गैस मॉलिक्यूल ही हर टाइम मोशन में होते हैं एंड कोई ऑब्जेक्ट अगर हर टाइम मोशन में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। ओके, तो हम समझते हैं अबाउट बिहेवियर ऑफ गैस। प्रॉपर्टी ऑफ गैस आर easier टू अंडरस्टैंड देन दोज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। जो गैस की प्रॉपर्टी होती है वो ज्यादा आसानी से समझी जा सकती है सॉलिड एंड लिक्विड के कंपैरिजन में। एंड उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं एंड उनके बीच में इंटरेक्शन बहुत मिनिमम होता है। वो तभी इंटरेक्ट करते हैं जब एक दूसरे में कोलाइड करते हैं एंड हम कंसीडर करके रखते हैं कि जो कोलिजन हो रहा होगा वो भी कैसा कोलिजन हो रहा होगा। हमने वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में कोलिजन के टाइप्स पढ़े थे। तो कोलिजन कितने टाइप्स के होते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या है? एंड करेक्ट आंसर है कोलिजन दो टाइप के होते हैं, इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक एंड इनइलास्टिक दोनों कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व्ड रहता था, बट हम कहते थे कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स है हम एज्यूम करके रखते हैं कि उनके बीच में जो कोलिजन हो रहा होगा वो इलास्टिक कोलिजन हो रहा होगा। तो गैस के मॉलिक्यूल्स को समझना, उसके बारे में स्टडी करना सॉलिड एंड लिक्विड के कंपैरिजन में इजी है, बिकॉज गैस के मॉलिक्यूल हमेशा एक दूसरे से दूर दूर बने होते हैं, इंटरेक्शन बेयर मिनिमम होता है, तभी इंटरेक्ट करते हैं जब कोलाइड करते हैं एंड कोलिजन भी कैसा होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है। गैस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर मच अबव दैट at which they liquefy or solidify approximate satisfy a simple relation। गैस जिसको हमने लो प्रेशर पे रखा है बट हाई टेम्परेचर में रखा है, प्रेशर क्या है, लो है, बट टेम्परेचर क्या है, हाई है। अगर गैस मॉलिक्यूल को आप और गर्म करोगे तो उनके मॉलिक्यूल्स क्या होने लग जाएंगे, एक दूसरे से दूर भागने लग जाएंगे एंड और तेजी से मोशन करने लग जाएंगे। अगर प्रेशर नेग्लेजिबल है, कोई प्रेशर हमने कंटेनर पे क्रिएट नहीं करके रख रखा, तो उनको ज्यादा फ्री स्पेस मिलेगा मूव करने के लिए। तो ऐसे गैस जिसको हम लो प्रेशर बट हाई टेम्परेचर में रखते हैं वो एक रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं और वो रिलेशन होता है PV इक्वल्स टू KT। ओके, एंड आप लोगों को ये रिलेशन समझ के आ गया होगा कि हम कौन सी गैस की बात कर रहे हैं। हम नॉर्मल गैस को कैसी गैस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं आइडियल गैस इक्वेशन, बिकॉज आइडियल गैस क्या था, PV इक्वल्स टू nRT। यहाँ पर K की जगह nRT कैसे आएगा एंड K क्या है, K यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है एंड N इंटू K R के इक्वल होता है, यूनिवर्सल गैस लॉ के इक्वल होता है, गैस कांस्टेंट के इक्वल होता है, ये हमने पढ़ा था। तो अगर कोई गैस
लो प्रेशर बट हाई टेम्परेचर पे रखी जाती है तो वो गैस आइडल गैस की तरह बिहेव कर रही होती है। आगे चलते हैं। यहाँ पर जो T हमने रखा था, ठीक है, T टेम्परेचर, वो उसको हमने केल्विन में मेजर किया है। कैपिटल K कोई भी कांस्टेंट है एंड हम जानते हैं कि PV इक्वल्स टू nRT होता है या फिर RT होता है। तो ये जो K होगा उसकी वैल्यू N इंटू KB होगी, जहाँ पर KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम होते हैं। तो यहाँ पर वही कहा गया कि जो कांस्टेंट K है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N के एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आ गया कि वो जो कांस्टेंट स्मॉल k था उसको KB से डिनोट करते हैं एंड उसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। ओके, PV इक्वल्स टू N KBT इंटू T, ठीक है। ये हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन की वैल्यू आ जाती है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। अब कुछ केमिस्ट्री हम यहाँ पर करते हैं। हम जानते हैं कि 22.4 लीटर्स में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इतने लीटर में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं एंड इस नंबर को बोलते हैं एवोगाद्रो नंबर, जिसे Na से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, द मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम at standard temperature pressure. Standard temperature is 273 Kelvin and 273 Kelvin means 25 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर हमने क्या लिया है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया है। और इसी अमाउंट को कि 22.4 लीटर में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इस अमाउंट को ही बोलते हैं 1 मोल। एवोगाद्रो हैज गेस्ड the equality of number in equal to volume of a gas at fixed temperature and pressure from chemical reaction. एवोगाद्रो साइंटिस्ट ने इस बारे में डिस्कवरी करी थी एंड उनने किस चीज की डिस्कवरी करी थी, इस चीज को कैसे फाइंड आउट किया था, उनने गैस को फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड टेम्परेचर प्रेशर पे रख दिया और उनने कैलकुलेट किया कि 22.4 लीटर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। अभी हम आगे पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी के कौन कौन से एजम्पशन है वो इस चीज को वेरीफाई करती है। तो जो आइडियल या परफेक्ट गैस इक्वेशन है दैट इज PV इक्वल्स टू nRT या μRT, जहां पर म्यू नंबर ऑफ मोल्स होते हैं एंड R की वैल्यू होती है Na इंटू KB, जहां पर Na क्या था, एवोगाद्रो नंबर, वेरी गुड, एंड KB क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, करेक्ट। एंड R को हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। एंड यहाँ पर जो हम ये टेम्परेचर मेजर करने वाले हैं दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन्स में मेजर किया जाएगा। तो ये था अबाउट आइडियल गैस इक्वेशन। R की जो वैल्यू आती है जूल पर मोल पर केल्विन पे 8.314 होती है। R की वैल्यू केजीज में थोड़ी सी चेंज हो जाती है, मोल में थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे उसमें एक बार R की यूनिट्स जरूर देख लेना एंड उसी टर्म्स में आप अपना मास को रखना ताकि आंसर करेक्ट आए। यहाँ पर मोल पे हमें ज्यादा अच्छे से ध्यान देना है। जहां पर म्यू क्या होता है, मोलर मास होता है एंड म्यू को हम m/m0 भी लिख सकते हैं, जहां पर m गैस का मास होता है, m0 मोलर मास होता है एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाद्रो नंबर। म्यू की वैल्यू ऐसे भी निकाली जाती है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाद्रो नंबर। इन सब चीजों से म्यू को भी कैलकुलेट किया जाता है। अब अगर हम यूज करें आइडियल गैस इक्वेशन को, सो PV इक्वल्स टू KB/NT या फिर PV इक्वल्स टू μRT। मास हमने 1 ले लिया है एंड म्यू को हम क्या लिख सकते हैं, N/Na। R को हम क्या लिख सकते हैं, Na इंटू KB/T। Na से Na कैंसिल
PV इक्वल्स टू N KBT, या फिर कभी कभी ये कैपिटल N को स्मॉल n भी लिख दिया जाता है, एंड स्मॉल n को बोला जाता है नंबर डेंसिटी। कैपिटल N डिवाइडेड बाय V इज स्मॉल n, एंड कोई भी चीज अगर वॉल्यूम से डिवाइड हो जाए तो वो चीज उसकी डेंसिटी हो जाती है। सो N इज नंबर डेंसिटी या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और KB क्या हो जाएगा यहाँ पर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड KB की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻³ जूल पर केल्विन। ये वैल्यूज वैसे गिवन होती है तो इसको मेमोराइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ हम आइडियल गैस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर करके उसकी नए फॉर्मूलेज फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और जो यूजफुल फॉर्म होती है दैट इज PV किसके इक्वल है, म्यू RT। म्यू को अगर मैं लिख दूं m/m0, सो PV इक्वल्स टू m/m0 RT। वॉल्यूम को मैं इस साइड ले आऊं तो P इक्वल्स टू 1/m0 m/v RT, एंड मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। सो PV इक्वल्स टू रो RT डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो अगर आपको क्वेश्चन में डेंसिटी दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, मोलर मास दे रखा है, तो आप प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो। ये डिफरेंट फॉर्म है अगेन हमारे आइडियल गैस इक्वेशन की। एन आइडियल गैस इज अ सिंपल थियोरेटिकल मॉडल ऑफ द गैस। एक आइडियल गैस क्या है, एक इमेजिनरी थियोरेटिकल मॉडल है गैस का। कोई भी जो रियल गैस है वो एक आइडियल गैस नहीं बन सकती है, ठीक है। दिस शो द डिपार्चर फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर टू रियल गैस एट 3 टेम्परेचर। तो हम क्या करेंगे, PV इक्वल्स टू nRT हमारे पास फॉर्मूला है, ये आइडियल गैस के लिए है, ओके। कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं हो सकती, बिकॉज जो आइडियल गैस है वो एक थियोरेटिकली डिजाइंड गैस है। तो क्या होगा, कोई भी गैस जो एक्चुअल में हमारे वर्ल्ड में प्रेजेंट है वो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर सकती। तो हम चेक करेंगे कि जब हम टेम्परेचर को लो कर दें तो क्या कंडीशन होती है गैस की, प्रेशर लो कर दें, टेम्परेचर हाई कर दें, तो क्या इस टाइप की इक्वेशन को कोई गैस सेटिस्फाई कर पाएगी या नहीं। ये सब चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जब प्रेशर लो होता है एंड टेम्परेचर हाई होता है तो मॉलिक्यूल्स क्या होने लग जाते हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होने लग जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से दूर हो जाते हैं कि उनके बीच में इंटरेक्शन नेग्लेजिबल हो जाता है। और जब कोई गैस के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता तो वो गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाती है। अगर हम U एंड T को फिक्स कर दें तो PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ओके। आइसोथर्मल प्रोसेस आपको याद होगा। सो अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दे, प्रेशर ऑफ अ गिवन मास, जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम के। तो बिहेवियर ऑफ गैस में हमें ये पता चलता है कि अगर किसी नॉर्मल गैस को हम कम प्रेशर बट हाई टेम्परेचर पे रखें तो कोई भी नॉर्मल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाएगी। एंड उसका रीजन यही है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं बचेगा, इसीलिए, ओके। अगर हम किसी गैस का मोलर मास एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दे तो PV कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये प्रेशर वॉल्यूम के साथ चेंज हो रहा होगा, वॉल्यूम डिक्रीज प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज। सो ये जो फॉर्मूला था P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये बॉयल्स लॉ का फेमस इक्वेशन है, और ये प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में कंपैरिजन बताता है किसी आइडियल कर्व के लिए, थियोरेटिकल केस के लिए, थियोरेटिकल कर्व के लिए, ओके। कि अगर कोई गैस आइडियल होगी तो वो इस कर्व को फॉलो करेगी, प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला जो कर्व है उसको फॉलो करेगी, इस कर्व को फॉलो करनी चाहिए। तो जो भी गैस इस कर्व को फॉलो कर रही होगी हम कहते जाएंगे कि वो क्या है, आइडियल होती जा रही है। अगर हम प्रेशर को फिक्स कर देते हैं, नेक्स्ट केसेस अगर हम प्रेशर को फिक्स कर देते हैं, सो PV इक्वल्स टू nRT।
प्रेशर फिक्स्ड है या कांस्टेंट है, एनआर कांस्टेंट है, तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टेम्परेचर के। एंड इसी को ही बोलते हैं चार्ल्स लॉ। ओके, क्या बोलते हैं? चार्ल्स लॉ। ये क्या है? बॉयल्स लॉ। एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इज चार्ल्स लॉ। ओके, आगे चलते हैं। फाइनली अगर हम कंसीडर कर रहे हैं मिक्सिंग दो नॉन इंटरेक्टिंग गैसेस को, मान लो हम हीलियम के साथ N2 मिक्स कर रहे हैं, ये दोनों गैस एक दूसरे के साथ कभी इंटरेक्ट नहीं कर रही है, एंड हम इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं। पहली गैस का के पास μ1 मोल्स हैं एंड सेकंड गैस के पास μ2 मोल्स हैं। वेसल जिसमें हम मिक्स कर रहे हैं उस वेसल का वॉल्यूम V है, प्रेशर P है, टेम्परेचर T है। तो जो PV है वो सारे के सारे मोल्स का सम हो जाएगा। PV इक्वल्स टू μ1 प्लस μ2, जितने भी हम गैसेस ऐड करते जा रहे हैं उनका सम इनटू RT हो जाएगा। अगर RT की मल्टीप्लाई सबसे कर दे एंड वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर दे तो प्रेशर किसके इक्वल आ जाएगा? μ1 RT बाई V प्लस μ2 RT बाई V एंड सो ऑन। एंड μ1 RT बाई V प्रेशर 1 के इक्वल है, μ2 RT बाई V P2 के इक्वल है। तो इससे हमने जाना कि जो प्रेशर होता है वो सारी इंडिविजुअल गैसेस के प्रेशर के सम के बराबर होता है, टोटल प्रेशर। ओके, ये फॉर्मूला याद रखना है हमें। इसको डाल्टन पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला भी कहा जाता है। तो P1 इक्वल्स टू μ1 RT प्रेशर है गैस 1 का। ओके, P2 इक्वल्स टू μ2 RT बाई V प्रेशर है गैस 2 का। तो ये जो हमने फॉर्मूला लिखा था P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस सो ऑन, मतलब कि किसी बॉक्स में जितनी भी टाइप की नॉन इंटरेक्टिंग गैसेस भरी है तो टोटल प्रेशर उन सब के प्रेशर के सम के बराबर हो जाएगा। इसी फॉर्मूले को बोलते हैं डाल्टन लॉ फॉर पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ओके, सो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा कि मॉलिक्यूलर नेचर कैसा होता है मैटर का एंड बिहेवियर ऑफ गैसेस क्या होते हैं काइनेटिक थ्योरी चैप्टर में। नेक्स्ट क्लास में हम बिहेवियर ऑफ गैसेस को ही कंटिन्यू करेंगे एंड एक आइडियल गैस के लिए कौन कौन से काइनेटिक थ्योरी ने अजम्पशन किए हैं उन अजम्पशन को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सो आई होप आपको आज की क्लास क्लियर होगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।